अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर इनाम, मैं फिर आपके पास आ रहा हूँ। मैं कोशिश करता हूँ कि मुख्तलिफ एस्पेक्ट्स पे रखूँ चीज़ें कॉमन पर मैन के लिए हैं, हमारे आम आदमी जो हमारे मरीज़ हैं, जो रोज़ आए दिन के मसाइल होते हैं उसके बारे में करता हूँ। कभी मैं अपने तजर्बात हैं जो उसके बारे में करता हूँ, जो वाक़यात मेरे साथ एज ए डॉक्टर मुझे पेश आए वो करता हूँ। तो आज मेरा एक बड़ा कॉमन प्रॉब्लम है पैरों पे वर्म का। हमारे पास हर कुछ दिन में जो भी 2-3 पेशेंट ऐसे आ जाते हैं जो वरीड होते हैं कि जी पैरों पे वर्म आ गया। तो उसके लिए मैं इसके लिए थोड़े से एस्पेक्ट में देखूंगा और कोशिश करूंगा बताने की। ये बड़ा कॉमन प्रॉब्लम है और जब एज आपकी 50 से ऊपर हो जाती है, 60-70 में, तो बगैर वजह के भी सिर्फ पाँव लटकाने वगैरह से भी हो जाते हैं। मुझे याद है कि एक बार हम गए हैं साउथ अफ्रीका, हमें ले गए, तो काफ़ी लंबा सफ़र था, उसमें रेस्ट का चांस नहीं मिला। पहले हमारे आप आजकल तो पुराने ज़मानों में तो हम जाते थे आधा घंटा घंटा पहले गए और बैठ गए, जहाज में चले गए। अब 2-3 घंटे पहले बुला लेते हैं और हमें वक्त की पाबंदी की आदत शुरू से है। हम लोग पहले पहुंच जाते हैं, उनके 3 घंटे का देते हैं, उससे भी पहले पहुंचे होते हैं। तो लोग तो घंटा घंटा पहले आके भी ले लेते हैं सीट, लेकिन हम चाहते हैं कि हमारी तरफ से कोई गलती ना हो। तो साउथ अफ्रीका गए, पहले इस्लामाबाद से एयरपोर्ट 3 घंटे पहले, फिर वेटिंग में रहते हैं, फिर 2 ढाई 3 घंटे का सफ़र है कराची का, फिर वहाँ पे वेटिंग होती है, फिर उसके आगे किसी और मुल्क में, उससे आगे मुल्क में, वो काफ़ी दूर डिस्टेंस है। तो एट द एंड ये होता है कि तकरीबन मुझे याद आया कि 34-36 घंटे हमारे लग गए बगैर कमर को सीधा किए हुए, यानी लेटने का मौका मिला ही नहीं। तो वहाँ पे जब होटल में पहुंचे हम, तो मैंने जब बूट उतारे तो मैं देख कर डर गया, कितने इतने बड़े पाँव हो रहे हैं और अच्छा खासा स्वेलिंग है। मैं कभी आंखों को देखूं कभी, फिर मुझे ख्याल आया बंदे खुदा के, ये तो आपने कमर लगाई नहीं है, तो इसलिए आपका वर्म हो गया। तो होटल बड़े होते हैं और 5 स्टार होटल होते हैं। तो मैंने तो फिर थोड़ा सा 3-4 घंटे का रेस्ट था, फिर शाम को उन्होंने खाने के लिए कहीं लेके जाना था। तो मैंने ना अपने जो 2-4 पिलो पड़े होते हैं, मैंने एक चादर उठा के उसके नीचे उसके ऊपर लपेटी और मैं उसको पाँव ऊपर करके ना तकियों के ऊपर लेट गया। पता भी नहीं चला किधर गया, क्यों थके हुए थे। तो जब मैं 3 घंटे में अलार्म लगाया था, उठे तो 99% वर्म गायब हो चुका था। तो ये बड़ी कॉमन चीज है। इसमें पानी जो है ना जिल्द के नीचे इकट्ठा हो जाता है, और वो खास तौर पे पाँव में अगर लटका के बैठे तो बड़ा कॉमन है। तो मैं इसकी थोड़ी सी वजूहत बता देता हूँ ताकि आपको ना, दो तरह का वर्म होता है। एक तो यह है कि यूनिलैटरल हो, या यूनिलैटरल का मतलब एक पाँव पे है, दोनों पाँव पे नहीं है। एक होता है बाईलैटरल है, दोनों पाँव में हो। तो दोनों दोनों की अपनी अपनी है। यूनिलैटरल ज्यादा जरा थोड़ा सा गौर तरफ मामला है, तो मैं अब दोनों को टच करने की कोशिश करूंगा, फिर अगर मौका मिला तो मैं फिर इसके अलावा भी आपको करूंगा। तो ये दो तरह के वर्म होते हैं। एक तो होता है पिटिंग एडिमा होता है। पिटिंग का मतलब है जब आपने प्रेशर डाला तो उसमें गड़ा पड़ गया, डिम्पल पड़ गया। नॉन पिटिंग होता है जब आपने प्रेशर डाला, वर्म है और आपको वर्म जो है ना उसमें गड़ा नहीं पड़ता। तो उसको मैं कभी दोबारा टेकअप कर लूंगा, लेकिन आज हम वर्म वाला और पासिंग रेफरेंस जो नॉन पिटिंग के भी कॉजेज है उस पर भी मैं बताऊंगा। हमारे पास नॉर्मली फीमेल आ जाती हैं कि जी अपने टखनों के पास उनके बैगी बैगी सा होता है वर्म, वो कहते हैं। वो एक्चुअली कई बार आप दबा के देखें तो फिटिंग नहीं होती, और ये उस तरह का भी नॉन फिटिंग नहीं होता कि सिर्फ लोकलाइज एरिया में हो। वो नॉन फिटिंग यूजली ज़्यादा डिफ्यूज फैला हुआ होता है। तो मैं कहता हूँ ये तो आपके फैट के पैड्स हैं, तो इसको वरी नहीं करना आपने। चिकनाई जमा हो जाती है तो वो फैट के पैड। तो मेजर कॉजेज में एक तो ये है कि प्रोलॉन्ग सिटिंग है, आप लंबी देर पाँव लटका के बैठे कि ट्रैवल कर रहे हैं, तो उससे वर्म हो जाता है। तो आपको चाहिए कि टांगों को हरकत दें और टांगों को मे बी फोल्ड करके बैठ जाएं कुछ देर के। फिर यह है कि नमक बहुत ज़्यादा जो लोग इस्तेमाल करते हैं, ये उसके अंदर वर्म हो जाया करता है। फिर अगर वेट ज़्यादा है तो वेट ज़्यादा इटसेल्फ भी वर्म कर देता है, और ये पिटिंग टाइप होता है। फिर प्रेगनेंसी है, उसके अंदर पेट की गर्थ ज़्यादा हो जाती है। जो हमारा खून, हार्ट का काम है कि उसको सारे बॉडी में पहुंचाना। राइट हार्ट लंग्स में पहुंचाता है, लेफ्ट हार्ट पूरी बॉडी में
सर से लेके टोस तक जाता है, तो उसके पीछे प्रेशर ज्यादा होता है, लेकिन रिसीव करना हार्ट की जिम्मेदारी नहीं है। हार्ट में कोई सक्शन पावर नहीं है कि वो सक करके अपनी तरफ जो वीनस ब्लड है वो ले आए। ऊपर वाला तो सर का तो नीचे ग्रेविटी के थ्रू चला जाता है, लेकिन पाँव से ऊपर जाना बड़ा मिनिमम प्रेशर होता है। उसमें लेग की मूवमेंट, मसल की मूवमेंट, ये सारी चीजें होती हैं। उसके अंदर सपोर्टिव वीनस साइड पे, यानी जो गंदा खून आ रहा है, उसमें वेल्स होते हैं। तो वेल्स एक बार थोड़ा सा मसल मूवमेंट से ब्लड ऊपर आता है तो वो नीचे उसको गिरने नहीं देते, अपने आप थाम लेते हैं। ऊपर जाता है, वापस नहीं आ सकता। एक तो ये वजह होगी। फिर कुछ दवाइयां हैं हमारी जो वर्म कर देती हैं, खासतौर पे ब्लड प्रेशर की कैल्शियम चैनल ब्लॉकर हैं, बड़ा नोटोरियस इसमें अम्लोडिपिन है, जो नॉर्वेस्ट, सॉफ्टवेस्ट, ये एम्प्रेस वगैरह लोग लेते हैं, वो भी वर्म करते हैं। और भी कैल्शियम चैनल ब्लॉकर हैं, जैसे हर्बेसर वगैरह है, ये भी लोग करते हैं। मेरे पास इतना पर्सनल इतना उससे नहीं होता, लेकिन मैं एक बार, मुझे याद है चाइना में हम बैठे थे, तो अमेरिकन ब्रिटिश प्रोफेसर थे, तो जब मैंने ऑप्शन दी कि ये ना हो तो हम ये दवाइयाँ दे सकते हैं, वो कहने लगे कि मैं इसको, आई डोंट लाइक हर्बेसर के, वर्म करती है। तो मैंने कहा जी मेरे पास तो आज तक, मैंने 30-40 साल हो गए उस करते, मेरे पास तो उससे हर्बेसर से इतना ज्यादा नहीं होता। किलान है, वेजोडायलेटर है, कोई भी वेजोडायलेटर कैपिलरी लीक कर सकता है। कैपिलरी से ये जो छोटी सबसे नालियां होती हैं खून की, जहाँ से रिटर्न होके फिर वो वीनस साइड पे ब्लड आ जाता है। तो मैं कहा मुझे नहीं, लेकिन ये वन ऑफ द कॉजेज हैं, कई बार हमें फेस करना पड़ता, हम कैल्शियम चैनल रोक देते हैं। फिर हार्ट फेलियर है, बड़ी बहुत कॉमन, बड़ा सीरियस इशू है, उसमें वर्म हो जाता है, पिटिंग टाइप होता है। फिर वीनस इनसफिशिएंसी है, जो मैंने कहा था, वीनस वैल्व्स जो आपके ब्लड को नीचे गिरने से रोकते हैं ना, वो इनकॉम्पिटेंट हो जाते हैं। उनमें उसके अंदर वो रोकने की, विदहोल्ड करने की, ब्लड को कैपेसिटी है, तो ब्लड पे नीचे आता है। जब नीचे आएगा, प्रेशर बिल्ट होगा तो लीक हो जाएगी। फिर यह है कि लिम्फेटिक इंसफिशिएंसी है। हमारे बॉडी में दो तरह के, एक तो खून का निज़ाम है, एक लिम्फेटिक का निज़ाम है। वो भी अल्लाह ने उसका अलहदा चैनल बनाए हुए हैं, को जो लीक पीछे रह जाता है ब्लड, तो लिम्फेटिक सिस्टम के थ्रू वो ऊपर ऐसा ऐसा करके वो ऊपर हार्ट की तरफ, राइट हार्ट की तरफ होता है, वहां से फिर वो सिस्टम में चला जाता है। वो भी होता है। लिम्फेटिक वाले यूजुअली जो होते हैं ना, वो नॉन पिटिंग होते हैं, लेकिन वर्म का वन ऑफ द मेजर कॉजेज में है। फिर किडनी के इशू हैं, गुर्दे खराब हो जाएं, जिगर का हो, उसके अंदर भी होता है। मे बी कि प्रोटीन इनमें कम हो जाती है, तो प्रोटीन चीज है जो आपकी ये पानी को नालियों में रिटेन करती है। अगर आप किसी का वर्म है, आप उसको अंदर प्रोटीन अगर किसी तरह इंजेक्ट कर दें या इन्फ्यूजन दे दें, तो वो सारा पानी बाहर से सक कर लेता है। इसी तरह अगर प्रोटीन खून की नालियों में कम हो जाए, तो पानी बाहर भाग जाता है नालियों से और वर्म हो जाता है। ये जो है ना, ये पिटिंग टाइप होता है। फिर इसके अलावा जो है ना, आपका कोई ब्लड क्लॉट आ जाए टांगों में, उसकी वजह से सर्कुलेशन ऊपर नहीं जाएगी, तो फिर आपकी लीक हो जाती है। इसके अलावा हाइपोप्रोटीनीमिया है, चाहे वो किडनी की वजह से हो, चाहे उसकी प्रोटीन की कमी हो जाए, तो फ्लूइड जो है ना बाहर भाग जाते हैं। फिर हार्मोनल इम्बैलेंस है, कभी कभी करते हैं। एक टर्म हमने देखी थी, इडियोपैथिक साइक्लिकल एडिमा, तो वो फीमेल में साइकिल्स की वजह से वर्म आता है, पाँव में भी आता है, और वो पिटिंग टाइप होता है। उसकी कॉजेज का नहीं पता, ये इवन ये डॉग्स के अंदर और कैट्स के अंदर होता है। तो उसको इलाज अपना तरीका वो वेटरनरी डॉक्टर जो है ना वो करते हैं। फिर हाइपोथायराइड है, ये आपका गिल्लड़ जो है ना, ये अगर कम काम करे तो उसमें भी वर्म, बहुत ज्यादा वर्म होता है, आंखों के नीचे, मुंह के ऊपर और सारे। ये भी यूजुअली नॉन पिटिंग होता है, इसमें घड़ा डिंपल नहीं बनता। फिर एक रेयर कॉज विटामिन B1 डेफिशिएंसी है, उसके अंदर हो जाया करता है। फिर कैपिलरीज, आपकी जो खून की नालियां, छोटी आर्टरीज आती हैं, फिर छोटी आर्टरी आती हैं, फिर आर्ट्रियोल आते हैं, उसके बाद कैपिलरीज होती। वो कैपिलरीज लीक करने लग जाएं, तो फिर भी आपके जो जो पिटिंग टाइप डिंपल बनाने वाला वर्म हो जाया करता है। ये तकरीबन वो हो जाए, और भी कुछ होंगी रेयर कॉजेज हैं, लेकिन ये कॉजेज हैं, और ये इतना ज्यादा कोई सीरियस इशू नहीं है, अनटिल कि वो यूनिलैटरल हो। और मैं उसको बताऊंगा, और कोई प्रॉब्लम उसके साथ हो तो उसको सीरियसली देखते हैं। कुछ रेड फ्लैग्स होते हैं कि जब ऐसी चीज हो तो आपने देखना है। बहरहाल ये कॉजेज हैं उसकी। और डायग्नोस कैसे होता है कि आप सिंपली अंगूठे से या उंगली से उस जगह प्रेशर दें, फौरन उठाए ना, थोड़ी देर सस्टेन करें, मे बी आधा मिनट 1 मिनट करें,
और आपको पता चल जाएगा इसमें डिम्पल पड़ा है तो इसका मतलब वर्म है, डिम्पल वाला है, ये पिटिंग एडीमा है। फिर आपका ये होता है कि यूजली जहाँ पे वर्म होता है उसके ऊपर आपकी जिल्द शाइनी हो जाती है, स्ट्रेच फील करती है, जैसे चमकीली चमकीली सी हो, तो वो भी इसका एडीमा का एक निशानी है। फिर यह है कि टांगों में भारीपन आ जाता है जब आपके, मैंने देखा है कि बहुत ज्यादा हैवी हो जाते हैं लोगों के पाँव, वर्म जब ज्यादा हो जाए, मतलब 4 टांगों के साथ आपके बैग बांध दिए जाए तो टांगों को हैवी होना है। तो ये वन रीजंस हैं इसके, और इसकी वजूहात भी मैंने बताई हैं। और सबसे जो ट्रीटमेंट में आ जाते हैं कि ट्रीटमेंट एक तो वरी नहीं करना, पहले आपके पैरामीटर्स आपके, हम लोग रेयरली टेस्टों के तो मैं बहुत ज़्यादा खिलाफ हो गया हूँ, लेकिन रेयरली आपको करवाने पड़ते हैं। आपको हार्ट को असेस करना पड़ता है कि आपका कहीं हार्ट फेलियर खुदा न खास्ता, या रीनल का गुर्दों का फेलियर है, या जिगर के मसाइल हैं, या खून की कमी है, इन चीज़ें तो नहीं है। उसके बाद इसका सबसे ज़्यादा बेहतर तरीका तो यह है कि फुट एलिवेशन है। तो मैंने तो जब से मुझे वहां से साउथ अफ्रीका का बताया था आया था, मैंने परमानेंटली अपने बेड के गद्दा उठा के नीचे 2 तकिए 3 तकिए रखे हुए, और यूजली मेरा कोई 10-15 कोई वो उसका डिग्री का फुट एलिवेशन रहती है। और फिर नहीं होता, अगर दिन में मैं करता रहूँ कभी होएगा नहीं, अलबत्ता अगर हो जाए तो थोड़ा सा फुट एलिवेशन सबसे अच्छा इलाज है। दूसरा यह है कि पानी ज्यादा पीना चाहिए। लोग कहते हैं 8-10 ग्लास पानी पिए, लेकिन अनटिल कि हार्ट फेलियर ना हो, किडनी फेलियर ना हो, और आपको पानी की पाबंदी ना लगाई हो। क्योंकि किडनी विडनी में तो कहते हैं जी यूरिन है, तो उसमें अगर आप गर्मियां हैं तो उसमें उनकी डिपेंड करता है कितना वाटर लॉगिंग होती है, तो 700-800 सीसी ले लें सर्दियों में, और कम हो जाता है तो वो डिपेंड करता है आपके नेफ्रोलॉजिस्ट जो गुर्दों के डॉक्टर हैं वो बता देंगे, या हेपेटोलॉजी वाले बता देंगे कितना रिस्ट्रिक्ट करना है। लेकिन नॉर्मल आदमियों को, हेल्दी लोगों को ये लेना चाहिए। फिर ये है कि आपने अल्कोहल वगैरह का कहा जाता है कि वो अल्कोहल अवॉइड करें, वो भी इस किस्म की वर्म का कॉज बन सकती है। फिर सॉल्ट बहुत ज़्यादा लेना इटसेल्फ पानी को रिटेन करता है, नमक को बाहर छोड़ दें तो गीला हो जाता है। इस तरह जब सिस्टम में नमक आता है तो वो पानी को रिटेन करता है, फिर पानी जो है ना उससे वर्म जो है ना ज़्यादा हो जाया करता है। फिर उसके बाद यह है कि प्रलॉन्ग सिटिंग का पहले बताया था कि बहुत लंबी देर तक बैठना मुनासिब नहीं है। थोड़ी थोड़ी देर के बाद उठें और चक्कर लगा लें, या अपने पंजों को, टखनों को ऐसे इस मूवमेंट में करें ताकि आपका जो वीनस रिटर्न है, इवन लिम्फेटिक रिटर्न वगैरह वो अच्छी रहे, तो वर्म कम हो जाया करता है। उसके अलावा आपका रेगुलर एक्सरसाइज है, जो लोग रेगुलर एक्सरसाइज करते हैं, दौड़ते हैं, उससे वर्म कम होता है। चंद एक पेशेंट को मैंने कहा था, वो कहते थे मुश्किल पेश आती है, तो मैं कहा चले बाइसिकल चलाएं। बाइसिकल चलाना इटसेल्फ फिर वो वीनस रिटर्न को ज्यादा करता है, नीचे से पानी को ऊपर प्रोपेल करता है, तो वहां से वो खत्म हो जाता है। मैंने फिर देखा कभी आपको लगे ज्यादा तो आप उसको थोड़ा मसाज करें, यानी ऊपर नीचे से ऊपर की तरफ लेके जाएं, उससे भी आपकी रिटर्न पे फर्क पड़ता है, और फौरन जो डीमा है काफी हद तक कम हो जाता है। फिर ये होता है कि कंप्रेशन स्टॉकिंग्स हैं या जुराबें हैं जो कि प्रेस करें उसको, वो जगह ही नहीं देंगी पानी को बाहर निकलने की, तो वो भी बड़ा हेल्पफुल है, काफ़ी हेल्पफुल है। वो डीवीटी के अंदर भी है जिसके अंदर भी आपको हो सकता है ना हो, लेकिन वो ये कंप्रेशन स्टॉकिंग्स जो है ना, प्रेशर वाली इलास्टिक की स्टॉकिंग, वो आम लोग सब लोगों को पता है, वो पहनने से बड़ा अच्छा हो जाता है। फिर मैंने पाँव ऊपर उठाने का कहा था कि पानी जहाँ लंबी देर बैठे हैं तो पाँव ऊपर उठा लें। कोई आपने किबला का ख्याल करके दूसरी तरफ मुंह करके सोफे पे पाँव रख लें, बजाय के लटका के आप बैठे 2 घंटे टीवी देख रहे हैं तो उसमें तो गर्म हो जाएगा, तो आप उस पर रख लें जो नरम जगह हो, उसमें आपको जख्म का चांस ना हो। इसके अलावा कुछ लोग कहते हैं कि कोल्ड कंप्रेशंस होते हैं, उसकी पट्टियां वट्टियां करें, उससे भी वो श्रिंक होती है, उससे भी कुछ थोड़ा बहुत 19-20 का फर्क पड़ता है। और यह है कि आप कोशिश करते रहें ये, और मैंने आप बताया था मसाज बड़ा हेल्पफुल करता है। आपने प्रोटीन रिच डाइट लेनी है, प्रोटीन जो है ना वाटर कम करती है, वाटर को बाहर से खींच के खून की नालियों में, अगर खून की नालियों में प्रोटीन की अमाउंट, एल्ब्यूमिन की मिकदार ज़्यादा है तो पानी वो इम्बाइब कर लेती है, अंदर ले जाती है। इसके अलावा मैग्नीशियम रिच डाइट होती है, उसको भी कहते हैं कि वो भी आपको इन चीज़ों में हल कर सकती है इसका मसला। फिर दूसरा सबसे ज़्यादा इफेक्टिव जो हमने अपने ख़ास तौर पे कार्डियोलॉजी में इन चीज़ों पे, हमारे सारे डॉक्टर जानते ही हैं
कि पेशाब बाबर दवाइयाँ हैं, डायूरेटिक्स हैं, जहाँ पे ये चीज़ें रूटीन की चीज़ें हेल्प नहीं करी, वहाँ पे पेशाब बाबर दवाई वो फटाफट निकाल देती है। बस ज़्यादा पेशाब बाबर दवाई से ख्याल रखना चाहिए कि आप अपने वाइट जो अपने नमकियात हैं, पोटाशियम है, ये चीज़ें लें, केला वाला इस्तेमाल करें, वरना वो कमज़ोरी कर दिया करते हैं। तो ये बाइलेटरल का है, इसमें तकरीबन ये सारी चीज़ें इसी तरह की हैं, कुछ और भी रह गई होंगी। तो दूसरा एक होता है यूनिलैटरल एडीमा है कि एक पाँव में है, तो वो एक पाँव वाले को ज़रा सीरियसली देखना चाहिए। वो उसके सीरियस भी हो सकते हैं और कोई मिनिमम प्रॉब्लम भी हो सकता है। मोस्टली ये है कि आपका अगर डीवीटी है, जैसे मैंने कहा था, आपकी वेन्स के अंदर थ्रोम्बोसिस हो जाता है, क्लॉट बन जाते हैं, वो बड़ा सीरियस कंडीशन है। वहां से तो क्योंकि वीनस वेल्व जो है ना नीचे आने को रोकते हैं, खून को आगे जाने से रोकते नहीं है। अगर बैगी हो गई आपकी वेन्स फुली हुई हैं तो वहां पे क्लॉट बन के वो हार्ट पाँव की मूवमेंट से, मसल की मूवमेंट से आहिस्ता आहिस्ता ऊपर राइट हार्ट की तरफ जाती है। राइट हार्ट का क्या काम है? राइट हार्ट ने खून को उठा के पल्मोनरी वेल्व के थ्रू लंग्स में भेजना है सफाई के लिए, ताकि गंदा खून में कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाए और ऑक्सीजन मिल जाए, पर साफ होके वो लेफ्ट सिस्टम में आ जाए। तो वो अगर क्लॉट बन के ऊपर जाता है, तो अगर वो हार्ट उसको फेंक देता है लंग्स में, तो लंग्स में तो फिल्टर है, उसमें तो इतना छोटा सा क्लॉट भी आगे पास नहीं कर सकता, वो फंस जाता है। और पल्मोनरी एम्बोलिज्म है, बड़ी सीरियस कंडीशन है, वो हार्ट्स के बराबर है। बड़े मल्टीपल डेथ्स जो है ना, मतलब रोजाना हजारों के हिसाब से दुनिया में डीवीटी की वजह से होती हैं। कोई चोट लग गई, ऑपरेशन कराया, टांगों की मूवमेंट नहीं हो रही, तो क्लॉट बन जाते हैं, उससे भी आपका जो एडीमा हो सकता है। और दूसरा, फिर मैंने पहले भी कहा था कि क्रोनिक किस्म की वीनस इनसफिशिएंसी है, वो भी एक साइड पे अगर है तो एक साइड पे एडीमा हो जाएगा, वो भी यूनिलेटरल हो जाता है। फिर कोई ट्यूमर्स वगैरह है, ट्यूमर उस आपकी ड्रेनेज सिस्टम के आगे आ जाए तो उससे भी बैक प्रेशर बनेगा, तो वो भी एक साइड पे वर्म का सबब बन सकता है। फिर उसके अलावा इन्फेक्शन है, कोई सेलुलाइटिस हो गया, जिल्द के नीचे इन्फेक्शन होगी, वो भी कंप्रेस करती है खून की नालियों को वीनस साइड पे, तो वीनस साइड से फिर ऊपर खून नहीं जाएगा, तो रिजल्ट क्या है कि नीचे आपका वर्म हो जाता है लोगों का। तो ये भी देख लेनी है कि जिल्द के अंदर कोई सुर्खी तो नहीं है, जिल्द गर्म तो नहीं है, ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, वो बड़ा सीरियसली लेना और अप्रोप्रिएट उसको लिए फौरी तौर पे डॉक्टर से हेल्प लेनी चाहिए। फिर बोन के ट्यूमर्स होते हैं कि बोन में किसी को ट्यूमर आ गया, एक तो बाहर किसी भी जगह तो वर्म है, बोन के अंदर भी, उसकी वजह से भी यूनिलैटरल यानी एक साइड पे स्वेलिंग हो जाया करती है। फिर यह है कि फ्रैक्चर हो गया, खुदा न खास्ता चोट लग गई, उसकी वजह से भी एक साइड पे वर्म होता है। तो दूसरा यह है कि इसके अलावा आर्थराइटिस है, कुछ लोगों को एक जॉइंट में फूल गया, उसके अंदर पेन पेन आ गई, सुर्खी आ गई और उसके अंदर वर्म आ गया, उसके अंदर पानी जमा हो गया, तो फिर वेन्स को ऊपर जान ब्लड ऊपर भेजने में बॉडी को मुश्किल पेश आती है, उसकी वजह से वर्म हो जाता है। तो ये चंद एक वजह हैं जो मैंने बताई हैं। कुछ पिटिंग है, कुछ नॉन पिटिंग है, दोनों साइड पे हो सकता है, किसी एक टांग में हो सकता है, तो एक टांग वाले को जरा गौर से देखना है। फिर रेड फ्लैग मैंने कहा था, मैंने पहले बताया था, रेड फ्लैग का मतलब जहां आपने अलर्ट हो जाना है कि भाई नहीं, यहाँ पे मुझे आपने फौरी तौर पे मुझे कोई इमरजेंसी में किसी को या किसी डॉक्टर को दिखाना है। उसके अंदर सबसे ज्यादा ये है कि अगर किसी को ऐसा वर्म है, उसमें चेस्ट पेन हो रही है और सांस की दिक्कत है, पसीने आ रहे हैं, ठीक है, तो इसका मतलब यह है कि आप आराम से ना बैठें, इसको दिखवाना चाहिए। फिर है कि आप खांसी शुरू हो जाए और खांसी में खून आने लग जाए, हम उसको हिमोपेटिसिस कहते हैं। हिमोपेटिसिस का मतलब यह है कि खांसी के अंदर बलगम के साथ खून आना, तो ये तो बड़ा सीरियस इशू है। एक तो जोर लगा खांसी से गले से थोड़ा बहुत आ गया, एक ज्यादा आता है, वो फिर पल्मोनरी एम्बोलिज्म है, जो मैंने बताया था कि वो पल्मोनरी एम्बोलिज्म में ऐसी चीजें आती हैं, सांस की दिक्कत हो जाती है, पेन भी हो सकती है, इसके अलावा आपके खांसी में खून आ जाया करता है, तो वो भी बड़ा वो है कि इसको जरा ख्याल रखना है। दूसरा यह है कि आप देखें कि पाँव में, एक पाँव में, इवन दोनों पाँव में कभी कभार हो जाता है कि गर्म है, उसको हाथ लगाने से वो जो स्किन है वो वार्म फीलिंग देती है, रेड है, इसका मतलब है ये भी रेड फ्लैग, इसमें भी आपको इमरजेंसी में जाके डॉक्टर से हेल्प करनी चाहिए। फिर ये उसके अलावा भी बहुत सारी चीजें और भी होती हैं कि दर्द है, और वर्म में तो कोई दर्द नहीं होती, नॉर्मल वर्म में कोई दर्द, लेकिन दर्द शुरू हो जाए अगर उस जगह पे जहाँ वर्म है, तो वो भी इमरजेंसी बताती है कि आप
उसमें जाके दिखाएं उनको। तो ये सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि हमें ये इसका ख्याल रखना चाहिए। मोस्टली 80-90% हमारे पास जो आते हैं ना वर्म वुरम के, वो कोई ख़ास उसकी रीज़न नहीं होती, वो मिनिमल एहतियात करने से, प्रोलॉन्ग सिटिंग अवॉइड करने से और फुट एलिवेशन से ये ठीक हो जाया करती हैं। लेकिन इसमें से जो डॉक्टर देखता है उसको पिक करना है कि रेड फ्लैग तो नहीं है, कहीं वो गर्म तो नहीं है, उसमें इन्फेक्शन तो नहीं है, दर्द तो नहीं है, सांस की दिक्कत तो नहीं है, सीने में दर्द हो रही है, पसीने आ रहे हैं, तो उसका मतलब है आपको इमरजेंसी में जाके देखना है। तो घबराना वराना कोई नहीं है बिल्कुल। और आपको अगर आपको नहीं समझ आ रही तो मैंने इसलिए बता दी है बहुत सारी चीज़ें कि नॉर्मली इतनी खतरनाक नहीं होती, खासतौर पे जो बाइलैटरल हैं जिसके अंदर और कोई शिकायत ना हो, कोई ज़्यादा बीमारी ना हो, गुर्दे शुर्दे ठीक ना हो, हार्ट फेलियर ना हो, तो ये फिर अपने आप आराम आती हैं। याद रखें कि ज़्यादा कहीं जगह भी ज़्यादा देर बैठने से ये होता है, ख़ासतौर पे पाँव लटका के बैठने से। तो पाँव को फोल्ड कर लें, कभी हरकत कर रहे हैं, सिटिंग है, लोग बैठते हैं कंप्यूटर पे तो 4-4 घंटे बैठे रहते हैं, नहीं, 1-1.5 घंटे इसके अंदर जाके आप उठ के चक्कर वक्कर लगाएं, इधर उधर हाथों को स्ट्रेच करें और सारा एक्सरसाइज छोटी मोटी कर लें, उससे बहुत सारे मुश्किलात में कमी आ सकती है। तो मैं बड़ा कॉमन चीज़ है, बीसियों लोग हमारे पास आते हैं, तो ये भी अपना बैक ऑफ माइंड पे रखें कि क्या क्या चीज़ें ख़तरे की अलामत हैं। तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि बिल्कुल ख़तरा नहीं होता, सिंपल छोटी सी एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने से वो ठीक हो जाती हैं। तो अपना ख्याल रखिएगा इंशाल्लाह। मैं इसको सिलसिले को ऐसा जारी रखता हूँ। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।